सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज प्रशांत सती और आज शुरू करते हैं एनडीए फिजिक्स। एनडीए फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर आएगा वो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या, जरा इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप किसी मेजरमेंट के थ्रू, मतलब किसी मेजरिंग डिवाइस के थ्रू मेजर कर सकते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप जिसको मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एक्सेलरेशन आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपकी फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के कई टाइप्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिजिकल क्वांटिटी होती है थ्री टाइप्स की। जैसे कि आपके पास पहली आएगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी आएगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरी आएगी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो पहली आपके पास फंडामेंटल, दूसरी है डिराइव्ड, तीसरी है सप्लीमेंट्री। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आएंगी जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं पहली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जरा देख लेते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, साथ साथ वो वाली क्वांटिटी आपस में भी इंडिपेंडेंट है। जैसे कि लेंथ और मास, लेंथ और मास किसी पे डिपेंड नहीं करता है, साथ साथ ये आपस में भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। मास एकदम अलग क्वांटिटी है, लेंथ एकदम अलग क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेनली होती है 7 टाइप की। अब ये 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये कौन कौन सी होती है जरा हम इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। तो 60 टाइप की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पर शायद दिखाई दे रही होगी। तो 60 टाइप की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है लेंथ, फिर आएगा आपके पास मास, फिर आएगा आपके पास टाइम, फिर आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक करंट, फिर आएगा टेम्परेचर, फिर आएगा लुमिनस इंटेंसिटी, फिर आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ के लिए जो आपके पास यूनिट होगी, लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, यानी एसआई यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। तो लेंथ की जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर होगी। और अगर इसका सिंबल हम देखें कि अगर मुझे यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, सिंबल के फॉर्म में लिखना है, तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता हूं। फिर इसके बाद बात करते हैं मास। तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम और इसको हम केजी से शो करते हैं। फिर इसके बाद टाइम की बात कर रहा हूं तो टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट, मतलब सेकंड इसकी यूनिट होती है और इसको स्मॉल एस से शो करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम शो करते हैं एम्पियर से और कैपिटल ए से इसका सिंबल होता है या शो करते हैं इसको। फिर इसके बाद केल्विन हो गई एसआई यूनिट टेम्परेचर की और इसको कैपिटल के से शो करते हैं। साथ साथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी 6 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप कैंडेला, जिसकी एसआई यूनिट होती है और इसको स्मॉल सी डी से शो करते हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मोल। इस तरीके से आपको 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो जो 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आएगी उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर उसके बाद टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, फिर उसके बाद आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरीके से आपको ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद रखनी पड़ेगी और इसकी एसआई यूनिट भी यहाँ पर दी हुई है और इसका सिंबल भी यहाँ पर दिया हुआ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो एनडीए के बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं एनडीए साइंस या एनडीए फिजिक्स के, वहां पर ये इसका यूज आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद आएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो सेकंड टाइप है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो नॉर्मल सेंस है वो ये है कि ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। जैसे आपके पास एरिया, एरिया एक कैसी क्वांटिटी है तो आप बोलोगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे बनाओगे तो आप बोलोगे कि एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू में लेंथ, यानी लेंथ को अगर मैं 2 बार ले लूं तो क्या बन जाएगा एरिया।
इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से या उनको इनका यूज करके मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को ले सकता हूं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है एरिया, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आएगी। और यहां तक बता दूं कि फिजिक्स में जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं वो कोई ना कोई फिनोमिना होता है। उस फिनोमिना को डिस्कस करने के लिए आप किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी में मेनली आप बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फंडामेंटल होती है 60 टाइप की। अब उन्हीं का मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं और उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई नई फंडामेंटल, कोई नई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना देता हूं। और वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिनोमिना को यूज करने में, मतलब एक्सप्लेन करने में काम आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पूरी फिजिक्स में या पूरी साइंस में बहुत टाइप की होती हैं, जिनमें की कुछ टाइप की हम पढ़ लेंगे, जिसके जो क्वेश्चन या फिर जिसकी डायमेंशन एनडीए साइंस में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक अब आपके पास जो आ रहा है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी क्वांटिटीज हैं ये जो कि जिनका डायरेक्ट रोल फिजिक्स में नहीं है, बट ये दूसरी क्वांटिटी को हेल्प करती है डिफाइन करने के लिए। और जो आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है वो केवल दो टाइप की होती है। जैसे कि पहली आपके पास जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को कई लोग टू डायमेंशनल एंगल यानी 2D एंगल भी बोलते हैं। तो याद रखना कि ये 2D एंगल। और यहां पर आपके पास दो लाइन है, जैसे कि एक ए है, दूसरी है मान लो बी। दो आपके पास रे हो गई, एक है ए, दूसरी है बी। इन दोनों के बीच में जो ये रोटेशनल डिस्टेंस है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम रोटेशनल डिस्टेंस। इस रोटेशनल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं थीटा, और इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो एसआई यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है आपकी, एसआई यूनिट जो होती है इसकी वो होती है रेडियंस। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियंस। कई लोग इसको ऐसे भी शो करते हैं, आप इसको स्मॉल आर ए डी भी लिख सकते हैं, आर ए डी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि कोई भी नंबर लिखा और उसकी पावर में अगर सी लिखा हुआ है तो इसको हम भी बोलते हैं रेडियन। ठीक है, तो ये भी क्या है, रेडियन को शो करने का तरीका है। तो कभी भी आपको बता दिया जाए कि प्लेन एंगल है और अगर उसकी एसआई यूनिट आपको लिखनी है तो हमेशा वो किसमें होगी, रेडियन में होगी। फिर साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो एंगल और आर्क का फॉर्मूला होता है, या एंगल का जो फॉर्मूला होता है, तो वो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे। कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं कि अगर आपको कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री अगर आपको कभी फाइंड करना है, तो रेडियन टू डिग्री फाइंड करने के लिए आप एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं। वो फॉर्मूला आपका है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई इंटू में डिग्रीज। तो यानी कभी भी आपके पास कोई एंगल अगर डिग्री में दिया हुआ है और आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई एंगल अगर रेडियन में दिया हुआ है और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि 180 बाई पाई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कभी क्या करना हो, इस फॉर्मूले का आप देख सकते हैं इजीली। इसके बाद अगर मान लो कि कभी आपको डिग्री टू रेडियन निकालना है, डिग्री टू रेडियन, तो डिग्री टू रेडियन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिग्री टू रेडियन अगर आपको फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 और इनटू में होगा आपका रेडियन।
ठीक है, इस तरीके से आपको ये दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है डिग्री टू रेडियन, दूसरा है पहला आपका डिग्री टू रेडियन और दूसरा है रेडियन टू डिग्री। तो पहले फॉर्मूले में जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि रेडियन टू डिग्री में 1 रेडियन, मैंने क्या लिखा हुआ है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू डिग्रीज, और दूसरे वाले फॉर्मूले में मैंने लिखा हुआ है 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू रेडियंस। इस तरीके से आप कन्वर्जन फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला आपके पास आ रहा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल वैसे आपके पास 12th क्लास में, 12th क्लास तक इतना ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको सिंपली पता होना चाहिए कि ये सॉलिड एंगल होता क्या है। असल में जो आपका सॉलिड एंगल है इसको 3D एंगल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3D एंगल। अब होता क्या है कि किसी कोन में जैसे आइसक्रीम खाई होगी तो जो कोन जो होता है, कोन वाली जो आइसक्रीम होती है, उस कोन वाली आइसक्रीम में अगर लास्ट में जब आप पूरा का पूरा उसमें जो उसकी क्रीम है वो हटा दोगे, पूरा खा जाओगे, तो उसके बाद जो लास्ट उसमें जो क्रीम बचेगी थोड़ी सी लास्ट में, तो वो वाली क्रीम को आप इसको एज्यूम कर सकते हो, ये वाला, ये वो क्रीम है। तो अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये वाला जो दिख रहा है सेक्शन, इस सेक्शन को आप बोल सकते हैं कि ये एंगल है। बट ये कैसा एंगल है, ये 2D एंगल नहीं है, ये है आपका 3 डायमेंशनल एंगल, और इसको मैं शो करता हूं ओमेगा से। इसको मैं शो करता हूं किससे, ओमेगा से। इसको मैं शो करता हूं किससे, ओमेगा से। इस साइन का नाम क्या है, ओमेगा। इसको मैं ओमेगा से शो करता हूं। और है क्या ये, किसी कोन में अगर आप देखेंगे तो कोन के चारों तरफ एक सर्कुलर आप क्या कर लें, एक ऑब्जेक्ट सा बना लो, एक सर्कल बना दो। उस सर्कल को आप देखेंगे तो ये 3 डायमेंशन में है, और इस 3 डायमेंशन एंगल को ही हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। बस आपके पास इतना ही है। और जस्ट आप इसकी एसआई यूनिट याद रख सकते हैं। तो एसआई यूनिट जो इसकी यहां पर आएगी वो आएगी स्टी रेडियंस। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, स्टी रेडियंस। एसआई यूनिट होगी इसकी स्टी रेडियंस, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला टॉपिक जो आपके पास आ रहा है, जो अगला टॉपिक आपके पास आ रहा है वो है यूनिट्स। अब यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं कि यूनिट्स होता क्या है, तो देखते हैं जरा। तो यूनिट है आपका टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये बोल क्या रहा है, तो जरा बात करते हैं। होता क्या है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करते हैं तो उसका लिखने का तरीका होता है। अब उसके लिखने का तरीका कैसा है जरा हम देख लेते हैं। तो उसको लिखने का तरीका है पी क्यू। पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लिखेंगे एन, फिर इनटू में लिखेंगे यू। अब जो यहां पर आपने एन लिखा है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं आप, और इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। यानी इसकी वैल्यू जो भी आती है आपकी 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10, 15, जो भी वैल्यू आ सकती है। और जो यहाँ पर यू लिखा हुआ है, इस यू को हम बोलते हैं यूनिट। तो कभी भी यूनिट का सेंस केवल इतना ही है कि अगर कभी भी आप किसी का आंसर लिख रहे हैं तो उसकी जो फाइनल आंसर आ रहा है, तो वहां पर मैं अगर उस फाइनल आंसर को चेक कर रहा हूं, और उस चेक करके मुझे ये पता लगाना है कि मैं किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो इजिली मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी यूनिट देख लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मान लो कि आंसर आ रहा है 10 न्यूटन, तो इसका मतलब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। अगर मान लो कि आंसर आ रहा है 5 मीटर, तो इसका मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अगर मीटर पर सेकंड आ रहा है तो या तो मैं स्पीड या फिर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। तो यानी ये जो यूनिट है ये इस टाइप का है, मतलब क्वांटिटी है, या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज की जाती है। और कभी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब लिखा जाता है तो लिखने का तरीका है एन इंटू में यू। इस तरीके से हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, एन इंटू यू। एन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू का मतलब होता है यूनिट। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट। इसके बाद जो अगली चीज आ रही है वो है आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब ये है कि हर जो भी कंट्री है वो अलग अलग तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूज करती है, तो उसका उन्होंने कुछ ना कुछ तरीका बनाया हुआ है या वे करा गया है मेजर करने का, जिसमें कि आपके पास ये अलग अलग सिस्टम आ रहे हैं। जिसमें कि पहला सिस्टम आपका आ रहा है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस जो रिप्रेजेंट करता है, यहां पर जो भी सिस्टम लिखे हुए हैं वो हमेशा 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नेम से हैं। पहला आपका लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम। जैसे सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। और लेंथ कैसी क्वांटिटी है, लेंथ कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो लेंथ होता है इसमें सेंटीमीटर में,
ठीक है, जो आपका सीजीएस है वो होगा ग्राम में, ठीक है, और जो आपका सेकंड है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एम को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको टी को। यानी जो ये नाम रखे हुए हैं इन सिस्टम के, ये एल, एम और टी के नाम से ही रखे हुए हैं। फिर इसके बाद अगला आ रहा है आपके पास, अगला जो स्टैंडर्ड आपके पास आ रहा है वो आ रहा है एफपीएस। तो इसमें एफ क्या है? एफ का मतलब है कि ये बात कर रहा है लेंथ की, तो इसमें हम मेजर करेंगे फुट में। इसके बाद जो आपका पी है वो आएगा पाउंड, और एस है आपका सेकेंड टाइम। फिर इसके बाद एमकेएस की बात कर रहा हूं, सेम वही, तो मीटर किलोग्राम सेकंड। फिर इसके बाद एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, तो ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। तो ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं, जिसमें कि मेनली आपके पास चार सिस्टम थे, पहला था सीजीएस, दूसरा था एफपीएस, तीसरा है एमकेएस, फिर है एसआई यूनिट। तो जो पहले के तीन आपके नाम रखे गए हैं वो एल, एम और टी के नाम से रखे हुए हैं। जैसे कि पहला आपका आ रहा है सीजीएस, उसमें सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लेंथ को, जी रिप्रेजेंट कर रहा है आपको मास को, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। वैसे ही सेम दोनों के लिए, यानी जो आपका एफपीएस है और जो आपका एमपीएस एमकेएस है, वो भी एल, एम और टी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इनका कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस को एसआई में और एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस भी करेंगे कि उनमें क्या करना पड़ेगा आपको, सीजीएस को एसआई में और एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब अगली चीज आपके पास जो आ रही है वो है डायमेंशन। अब ये डायमेंशन क्या होती है जरा देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी। डायमेंशन का मतलब यह है कि कभी भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है, तो उसको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा आपको कि कभी भी आपको अगर डायमेंशन लिखनी है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप फंडामेंटल यूनिट्स लिखेंगे। जैसे कि बेसिकली हम मैक्सिमम टाइम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एम, हम यूज करते हैं एम, एल और टी को। तो जो ये एम, एल और टी का मैं यूज कर रहा हूं, दोबारा लिख देते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर लिख दिया मैंने एम, एल और टी। तो जो एम, एल, टी मैंने लिखा हुआ है, तो इनकी जो पावर होगी, इसके अलावा भी बहुत क्वांटिटी आ सकती है, जैसे कि आपकी ए आ सकती है, यानी जो आपकी करंट है वो आ सकती है, टेम्परेचर आ सकता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, कुछ भी आ सकता है। बट बेसिकली जो आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी जो पावर आप बनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा पावर इसकी होगी मान लो 1, इसकी पावर होगी मान लो 2, इसकी पावर होगी मान लो 3। तो यहां पर जो इसकी पावर लिखी गई है, इनको ही हम बोलते हैं डायमेंशन। और जो मैंने लिखा हुआ है ये स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में एम एल टी करके, और इसकी पावर लिखी हुई है, इस पूरे को हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। जो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन। और जो मैंने लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट करा हुआ है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है जी। अब इसके हिसाब से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन फटाफट देख लेंगे, क्योंकि अगर उनकी डायमेंशन हमें आती है लिखनी, तो उसके हिसाब से हम डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इजीली लिख पाएंगे। अब कैसे लिखेंगे जरा देखें। ये सारी की सारी क्वांटिटी जो आपके पास है, यानी 7 टाइप की जो आपके पास ये क्वांटिटीज आती है, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं मास की, तो मास की जो डायमेंशन होगी वो होगी कैपिटल एम। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कैपिटल एम, इसका मतलब है मैं मास की बात कर रहा हूं। दूसरा आपका आएगा लेंथ, लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो होगी कैपिटल एल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर इसके बाद आपके पास है टाइम, टाइम की जो होगी वो होगी कैपिटल टी। अगला आ रहा है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो है डायमेंशन वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में के, और कई लोग इसको बोल सकते हैं थीटा, कई लोग इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बात एकदम सेम है, चाहे आप इसको के बोलें चाहे आप इसको थीटा बोल दें। फिर अगला आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन होगी वो होगी कैपिटल ए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इसको लिख देंगे। और लास्ट में आ रहा है आपका ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की जो होगी वो होगी आपकी सी। ठीक है,
तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इनकी ये डायमेंशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ये डायमेंशन लिख दी है, इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे जरा हम उसको देख लेते हैं। इसके बाद आपके पास आ रही क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है सबसे बेसिक क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं एरिया। अब एरिया किससे बनता है, तो आपने कहा ये दो लेंथ से बनता है, यानी अगर मैं लेंथ को लेंथ से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, यानी लेंथ इंटू लेंथ अगर मैं कर दूं तो जो मुझे मिलेगा वो मेरा हो जाएगा एरिया। तो अब अगर मैं लेंथ की डायमेंशन देखूं तो लेंथ की डायमेंशन अभी मैंने लिखी थी, यहां पर लेंथ की होती है कैपिटल एल। तो कैपिटल एल को मैं दो बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी एल इंटू एल कर दूंगा। तो एल इंटू एल करूंगा तो आंसर कितना आएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा एल स्क्वायर। तो जब भी आप डायमेंशन लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जब आपने यहां पर लिखी डायमेंशन एल इंटू एल तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर हो जाएगी एल की पावर 2। तो यहां पर जो एरिया की डायमेंशन आई वो आई एल की पावर 2। अगला है आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो लेंथ तीन का यूज तीन बार होगा। जैसे अगर मैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी मुझे लिखना पड़ेगा एल इंटू एल इंटू एल। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरा एल क्यूब। इस तरीके से मैं क्या लिखूंगा, डायमेंशन लिखूंगा किसकी, वॉल्यूम की। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगली डायमेंशन की तरफ। अगला आपकी आ रही है डिराइव्ड यूनिट, जिसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम। अब अगर इस फॉर्मूले को हम देखेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो है एक टाइप की लेंथ, जिसकी यूनिट होती है एल, और टाइम की अभी बताई थी मैंने कैपिटल टी। तो अगर मैं इस टी को ऊपर भेज दूं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि यहां थी पावर इसकी 1, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -1। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा एल टी -1। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला आपके पास आ रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर मैं इसको लिखूं आगे तो कैसे लिख पाऊंगा, तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं एल से, इसकी डायमेंशन है एल, टाइम की है टी, तो इसका भी जो हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी एल टी -1 हो जाएगा। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन को देख सकता हूं। तो स्पीड और वेलोसिटी की जो डायमेंशन है दोनों क्या है, एकदम सेम है। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट अगली यूनिट पे, या अगली फिजिकल क्वांटिटी पे, जिसका नाम है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन को जो शो करते हैं, एक्सलरेशन को शो करता है स्मॉल ए से। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, तो आपने कहा वो होती है एल टी -1, और टाइम की कितनी होती है, तो आपने कहा टी। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो जो आंसर आएगा वो आएगा एल टी -2, क्योंकि ये टी ऊपर चले जाएगा तो आंसर कितना आएगा, एल टी -2। इसके बाद चलते हैं आगे अगला। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास फोर्स। अगर फोर्स की मैं डायमेंशन को देखूंगा तो जो फोर्स की डायमेंशन आएगी वो कैसी आएगी, सबसे पहले फोर्स को कैपिटल एफ से शो करते हैं। फॉर्मूला इसका हो जाएगा मास इंटू में एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब अगर यहां पर मैं इसको लगाऊं तो मास का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल एम होता है, और एक्सलरेशन का मैं अभी निकाल चुका हूं, तो एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एल टी -2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ये आएगा एम एल टी -2, और ये आपकी फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी। बात करते हैं अगली क्वांटिटी की, जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर की अगर हमें डायमेंशन देखनी है तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये इसका फॉर्मूला हो गया है। अगर ये फॉर्मूला हम देखें तो फोर्स की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, एरिया की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। तो जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टी -2, ये फोर्स की डायमेंशन है। और एरिया की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं जो होती है एल स्क्वायर। एरिया की डायमेंशन क्या होगी,
एल स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा कितना, तो आप बोलेंगे ये आंसर आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में होगा और यहाँ पर पावर प्लस में है, यानी आएगा आंसर एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इस तरीके से जो आप प्रेशर की डायमेंशन लिख सकते हैं। तो इसी इसका मतलब ये है कि जो अगर कभी भी आपको किसी भी क्वांटिटी की अगर डायमेंशन लिखनी है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे आप फॉर्मूला आपको पता होगा उसके हिसाब से आप आराम से उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रेशर की डायमेंशन लिख ली है। अब इसके बाद बात करते हैं आगे नेक्स्ट वर्क की। वर्क को हम डब्ल्यू से शो करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब फोर्स की जो डायमेंशन है हम निकाल चुके हैं। फोर्स की डायमेंशन कितनी बताई है, अब तो याद भी होगी एम एल टी माइनस टू। और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एल। तो यानी जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो वर्क की डायमेंशन क्या हो गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इस तरीके से हम वर्क की डायमेंशन लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगली क्वांटिटी की जिसका नाम है एनर्जी। तो एनर्जी को हम शो करते हैं कैपिटल ई से। बता दूं कि जो वर्क और एनर्जी है दोनों की डायमेंशन एकदम सेम होती है। अब एनर्जी की डायमेंशन अगर मुझे निकालनी है तो एनर्जी अलग अलग टाइप की है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो आप किसी को भी ले लें उसके हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं, आराम से इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूं तो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। कभी भी अगर आप डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन में जो कांस्टेंट आते हैं, जैसे यहां पर 1/2 आ रहा है, तो इस 1/2 का कभी भी डायमेंशन में कोई भी रोल नहीं होता है। इसका मतलब हम 1/2 को कंसिडर नहीं करेंगे जब हम डायमेंशन लिख रहे होंगे। सीधा हम चलेंगे एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, एम और वी स्क्वायर में। तो एम की जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल एम, और वी स्क्वायर की डायमेंशन बताइए, पी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। जैसे ही हमने ये लिखा तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आंसर आएगा हमारे पास एम, फिर आएगा एल स्क्वायर, फिर आएगा टी माइनस टू। इस तरीके से हम एनर्जी की डायमेंशन लिख सकते हैं। तो पता लग रहा है मुझे कि यहाँ पर जो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन है दोनों के एकदम सेम है, जो कि है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इस तरीके से हम वर्क और एनर्जी की डायमेंशन लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे अगली क्वांटिटी की तरफ जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम की जब हम बात कर रहे हैं तो मोमेंटम को शो करते हैं मोमेंटम को शो करते हैं पी से। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास का जो डायमेंशन है आप लोगों को पता ही है कितनी होगी, कैपिटल एम। वेलोसिटी की डायमेंशन वो होती है एल टी माइनस वन। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आएगा एम एल टी माइनस वन। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई, मोमेंटम की। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट पावर की। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी, एनर्जी बाई टाइम। तो अगर जैसे मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई करा तो एनर्जी की डायमेंशन अभी लिखी थी जो वर्क के बराबर होती है, तो उसको लिख देंगे फटाफट एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये लिखी, और अपॉन में मैंने टाइम लिख दिया। तो जो आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा यहां से एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई है, ये डायमेंशन होगी आपकी पावर की। तो इस तरीके से आप सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे बात करते हैं आगे अगली क्वांटिटी की जिसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम शो करते हैं सिग्मा से। तो स्ट्रेस को हम शो करते हैं किससे, सिग्मा से। सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, एफ बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है जी। अब यहां पर जो प्रेशर और जो आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला लगभग सेम है। डिफरेंस इतना है कि जब आप प्रेशर लिखेंगे तो वहां पर आएगा नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स कौन सा वाला आएगा, एक्सटर्नल फोर्स आएगा। बट यहां पर जो आपके पास आ रहा है स्ट्रेस में फोर्स, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। बस इस चीज का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। जब आप डायमेंशन निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी लगभग फॉर्मूला हम एक जैसा ले सकते हैं जब डायमेंशन निकालें। वैसे फर्क होता है दोनों में, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेस वगैरह
या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जब हम पढ़ेंगे सॉलिड्स तो वहां पर आपके पास आएगा कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क है। बट अभी के लिए जब हम देख रहे हैं डायमेंशन, तो फॉर्मूला एकदम सेम ही है। तो यानी जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल टी माइनस टू, सॉरी, एम एल टी माइनस टू, फोर्स की जो डायमेंशन है, अपॉन एरिया की डायमेंशन कितनी होती है, तो पता ही है एरिया की डायमेंशन होती है हमारी एल स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इस तरीके से हम इजीली क्या लिख पाएंगे, डायमेंशन लिख पाएंगे किसकी, स्ट्रेस की। सेम एज बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन को हम शो करते हैं एप्सिलॉन से, और फॉर्मूला होता है इसका डेल एल बाई एल, या फिर कई लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, अगर मैं लिखूं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होगा किसका, स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये इसका फॉर्मूला है, स्ट्रेन का फॉर्मूला है। डायमेंशन लिखेंगे तो ऊपर भी आएगा एल, ठीक है, और नीचे भी आएगा एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर जो आपका आएगा वो आएगा डायमेंशन लेस, या तो एल जीरो लिख लो, तो ज्यादा अच्छा बात यह है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर जीरो। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस। तो याद रखना, कभी भी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आ रही है और वो केवल एक रेशियो है, जैसे कि यहाँ पर दो लेंथ का रेशियो है, अगर कभी भी कोई क्वांटिटी केवल एक नॉर्मल रेशियो है तो वहां पर जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी, एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर जीरो, यानी इसका मतलब है कि वहां पर जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो मानी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आगे नेक्स्ट, अगले आपके पास आ रही है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कई लोग इसको स्मॉल एफ से, या कई लोग इसको न्यू से शो करते हैं। ये जो साइन मैंने लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं न्यू, ठीक है, इस साइन का नाम है क्या, न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम देखेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन टाइम। अगर इसको आप ढंग से सॉल्व कर लोगे तो वन बाई टाइम जैसे आपने लिखा, तो इसकी डायमेंशन मैं लिखूंगा तो वन अपॉन टाइम की डायमेंशन सब लोग जानते ही हैं कितनी होगी, तो आपने कहा वो होगी वन बाई टी, ठीक है। तो अगर इसको मैं लिख दूं तो आंसर कितना आएगा, टी इनवर्स। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, अगला जो क्वांटिटी आपके पास आ रहा है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को अगर मैं लिखूं तो सरफेस टेंशन को कई लोग एफ टी से शो करते हैं, कई लोग इसको एफ टी से शो करते हैं, और कई लोग इसको शो करते हैं, सॉरी, कई लोग इसको शो करते हैं टी एस से, और कई लोग इसको शो करते हैं सिग्मा एस से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। और अगर हम इसकी डायमेंशन देख लें तो जो डायमेंशन इसकी आएगी वो कैसे आएगी, फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं एम एल टी माइनस टू, और अपॉन में लेंथ की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी एल। तो आंसर आपका आ जाएगा यहां से एम एल जीरो टी माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन हो गई है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे, अगली क्वांटिटी जो आपके पास आ रही है वो है आपकी परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या है जरा सुनते रहना इधर। मैंने कहा आपको कि इसको सबसे पहले शो करते हैं, इसको शो करा जाता है एप्सिलॉन, या कई लोग इसको एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। एप्सिलॉन से तब शो करते हैं जब किसी भी मीडियम की बात कर रहा हूं, और एप्सिलॉन नॉट केवल तब केस में करते हैं जब हम एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात करते हैं। असल में एक क्लास 12 की क्वांटिटी है, क्लास 12 में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये क्वांटिटी काम में आएगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, जब आपने यहाँ पर परमिटिविटी की डायमेंशन लिखनी है तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को जान लेते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले क्लास 12 में आपके पास आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में आप अगर कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका एफ इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है आपका फोर्स का। कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो इधर, फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है, वन अपॉन फोर पाई है कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको हटा सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन मुझे फाइंड करनी है, यही तो मुझे फाइंड करना है, तो ये तो मुझे फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद Q1 Q2 चार्ज की डायमेंशन में आराम से निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकते हैं अभी बात करते हैं। और जो R है, R का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो मुझे पता ही है, तो इजीली मैं यहां से निकाल सकता हूं। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख देते हैं,
तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा एफ ई, क्योंकि यहां चला जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, तो आंसर कितना आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई और इनटू में आ जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/एप्सिलॉन नॉट मैंने हटा दिया क्योंकि डायमेंशन लिखते वक्त उसका कोई काम नहीं है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद आया आपके पास कि अगर मैं इसकी डायमेंशन लिख दूं तो डायमेंशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, तो आपने कहा वो होती है MLT-2। ये डायमेंशन मैंने लिख दी। फिर Q1 Q2 की डायमेंशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। Q की जो डायमेंशन होती है मैं यहां साइड में कर देता हूं, ठीक है। Q की जो डायमेंशन होती है अगर बात करें तो Q की जो डायमेंशन होगी उसको हम निकालेंगे करंट से। करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q बाई टी, यानी जो आपका करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज बाई टाइम। तो अगर यहां से चार्ज निकालूं तो वो होगा करंट इंटू टाइम, और करंट की जो डायमेंशन होती है मुझे पता है A, और टाइम की डायमेंशन होती है T, यानी जो चार्ज की डायमेंशन होगी वो कितनी होगी A इंटू में T। इससे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को यानी इस वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूं Q1 और Q2 के प्लेस पे। तो जरा पुट कर देते हैं कितना आंसर आता है, जरा देखते हैं। तो आ जाएगा आपका 80 पहले चार्ज के लिए, दूसरे चार्ज के लिए भी सेम वही 80 आ जाएगा। फिर जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा आपका, इसको अगर मैं ऊपर भेज दूंगा तो कितना आएगा, तो आपने कहा आंसर मेरा आ जाएगा यहां से M इनवर्स L इनवर्स, फिर आएगा आपका T⁻⁻⁴ और A स्क्वायर। ये आपकी क्या डायमेंशन हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। असल में ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, बट इसके लिए सारी चीजें आप पढ़ोगे जब आप क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलॉम्स लॉ आएगा उसका फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन या फिर एप्सिलॉन की डायमेंशन निकाल दी, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। चलते हैं आगे अगली क्वांटिटी की तरफ जिसका नाम है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को हम शो करते हैं, परमिएबिलिटी को हम शो करते हैं म्यू और म्यू नॉट से। अगर हमारे पास कोई भी मीडियम है तो म्यू से शो करूंगा, बट अगर मेरे पास एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस है तो हम बात करेंगे, हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट, ठीक है। ये आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि आपके पास एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट था वो आता था इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसको हम परमिटिविटी बोलते थे। परमिएबिलिटी आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है और ये आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, जो कि फॉर्मूला होता है F/L। F/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर है क्या, देखो उधर, यहां पर मेरे पास जो L है ये है लेंथ, D है डिस्टेंस, F है आपका फोर्स, म्यू नॉट तो आपका पता लग गया परमेबिलिटी है, 2 पाई तो हो गया मेरा कांस्टेंट, इसका कोई यूज नहीं है, और I1 I2 मेरे हो गई है करंट। तो इतना मुझे पता लग चुका है। तो इजीली हम सबकी डायमेंशन निकाल के म्यू नॉट की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, यानी म्यू नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा मेरा F/L, म्यू नॉट इक्वल्स टू F/L इनटू में कितना हो जाएगा D, और अपॉन में हो जाएगा I1 I2, ठीक है। जैसे हम सबकी डायमेंशन लिखेंगे तो F की डायमेंशन हम जानते हैं कितनी होती है भाई, F की डायमेंशन तो आपने कहा ये होती है MLT-2 फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस की डायमेंशन कितनी होगी, तो आपने कहा L, अपॉन में जो आपकी L जो लेंथ की डायमेंशन होती है वो भी एक टाइप की डिस्टेंस है, तो इसकी तो कितनी होगी L, और करंट की डायमेंशन होती है A, दूसरी करंट की भी A होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो जो आंसर मेरा आएगा वो आएगा मेरा M, आंसर मेरा आएगा M, फिर L से L कैंसिल हो गया, एक L बचेगा, यानी LT-2 A-2। ये डायमेंशन किसकी हो जाएगी, परमिएबिलिटी की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में परमिएबिलिटी आएगा, इसके लिए आपको ये फोर्स वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप इस फॉर्मूले में सारी बेसिक क्वांटिटी की डायमेंशन को रख देंगे तो आपको मिल जाएगी म्यू नॉट की डायमेंशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगली आपके पास आ रही है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है उनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, दो ही टाइप की होती है, एक होती है सॉलिड एंगल, दूसरा होता है आपका प्लेन एंगल, ठीक है। दोनों टाइप की जो क्वांटिटी है वो होती है डायमेंशन लेस।
डायमेंशनलेस जब भी आपके पास आए तो समझ लेना डायमेंशनलेस का मतलब होता है कि m0 l0 t टू द पावर 0, यानी किसी भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यानी जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उन सब की पावर अगर आप 000 बना दें तो इसका मतलब है इसकी बात कर रहे हैं हम डायमेंशनलेस की। ठीक है, तो डायमेंशनलेस का मतलब m0 l0 t टू द पावर 0, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो याद रखना जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, चाहे प्लेन एंगल है चाहे सॉलिड एंगल है, ये दोनों क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब आ रहा है डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। अब है क्या यहां पर बात कि कई न्यूमेरिकल वैल्यू या कई कांस्टेंट वैल्यू ऐसी है जिनकी डायमेंशन नहीं होती, बट कुछ जो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट्स होंगे उन कांस्टेंट की डायमेंशन भी होती है, जिसमें से कई एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं एफ जी इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो इसमें जो कैपिटल जी होगा इसकी डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ जी इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां से अगर मुझे जी की डायमेंशन लिखनी है तो जी के फॉर्म में लिख दो, तो जी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एफ इंटू आर स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा m1 इंटू m2। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो f की डायमेंशन कितनी आती है, तो आपने कहा ये होती है mlt-2। फिर आपने कहा कि जो r है, r तो एक टाइप की डिस्टेंस ही है, ठीक है, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होती है वो होती है l, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दें, और अपॉन में आपके पास मास है तो मास की डायमेंशन m, दूसरे की भी m होगी। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आएगा, कितना आएगा बता दो भाई, तो आंसर आपका आ जाएगा यहां से m इनवर्स। कितना आएगा आपका, m इनवर्स। फिर आपके पास आ जाएगा यहां से l, l टू दी पावर 3 और t टू दी पावर -2। ये किसकी डायमेंशन हो गई है, तो आप बोलेंगे ये डायमेंशन हो गई है कैपिटल जी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी सब लोगों को पता होनी चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता वो याद रखना कि जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं अगला। अगली जो कांस्टेंट है आपका वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा से शो करते हैं। इस साइन का नाम है ईटा। अब जो ये ईटा वाला साइन है या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है यानी एफ वी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ईटा, फिर आता है ए एरिया, और फिर आता है डेल वी बाई डेल जेड। जो डेल वी बाई डेल जेड है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, जब हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे तो फ्लूइड में आपको पता लगेगा कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या। अभी के लिए मान लें कि ऊपर लिखा है वेलोसिटी और नीचे लिखा है डिस्टेंस, बस इतना अभी के लिए लिख सकते हैं। माइनस का कोई चक्कर है नहीं, डायमेंशन में माइनस प्लस का कोई काम है नहीं। ईटा की डायमेंशन मुझे लिखनी है तो सबसे पहले मुझे ईटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ईटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ईटा इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास एफ वी इंटू में डेल जेड, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास ए इंटू डेल वी। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे भाई, इसके बाद जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो एफ की डायमेंशन पता है मुझे mlt-2, बिल्कुल। डेल वी या डेल जेड जो मैं कह रहा हूं, तो डेल जेड आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब क्या है, एल अपॉन जो ए आपका है एरिया, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, और अपॉन में जो आपका डेल वी है, डेल वी का मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा आपका, तो आप बोलोगे lt-1। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका m। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, तो आ जाएगा आपका आंसर एल इनवर्स, और टी टू दी पावर कितना आएगा आपका -1। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml-1 t-1। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले कांस्टेंट की तरफ जो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को एस से शो करते हैं। मैक्स प्लैंक ने क्या करा था,
एनर्जी के लिए इक्वेशन दी थी, और वो इक्वेशन जो है वो है E इक्वल्स टू एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू। न्यू मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। कई लोग उसको एफ से शो करते हैं, कई लोग न्यू से शो करते हैं, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो एच का जो फॉर्मूला यहां से बन जाएगा वो कितना बनेगा, आपने कहा ये बनेगा E अपॉन में न्यू। और आपको पता ही है अभी कि एनर्जी की डायमेंशन थी वर्क के बराबर थी, और वो कितनी थी, तो आपने कहा वो थी ml² T-2। और यहां से जो आपकी न्यू की डायमेंशन है वो है आपकी 1/टाइम, यानी टाइम इनवर्स। तो कितना आ जाएगा डायमेंशन, तो आप कहेंगे कहेंगे डायमेंशन आएगी ml²T-1। ठीक है, कितनी आ जाएगी ml²T-1। ये किसकी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें, इजीली आप क्या कर सकते हैं, यहां से कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में बस तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट और जितने भी कांस्टेंट हैं इन सब की डायमेंशन इजीली यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो था वो पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे बेस्ड वीडियो था, जिसमें कि हम मेनली बेसिक क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कितनी होती है, यूनिट्स क्या होती हैं और डायमेंशन निकाली कैसे जाती है, जिसमें कि हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशन को देख लिया है। इस तरीके से इजीली हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड जो भी एनडीए के लिए न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी हम बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।